हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो 27 जुलाई को जो आईआईटी जेईई की जो शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2, उधर जो हमने अभी तक वीडियोस करी हुई हैं, जितने हमने अभी तक पढ़ाई करी हुई है, तो उधर से आपके 11 प्लस क्वेश्चंस निकल जाते हैं आउट ऑफ कोई 25, ठीक है ना। आउट ऑफ 25 और 30 11 प्लस क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं, ठीक है ना, जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे हुए हैं। और मैं आप लोगों को इस शिफ्ट से हमें एक और एनालिसिस, मतलब एक और कंक्लूजन मिलता है कि देखिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपकी पहले शिफ्ट हुई होती हैं, जैसे कि आपकी होगी 20 वाली शिफ्ट हो गई, 22 जुलाई वाली शिफ्ट हो गई, 25 जुलाई वाली शिफ्ट हो गई, तो उनमें जो सवाल पूछे गए थे तो उनको भी अच्छे से कर लेना है, उन सवालों को भी अच्छे से लेना है। क्यों? बिकॉज जो उनमें कंसेप्ट्स यूज हुए हैं वो अगली शिफ्ट में रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज कंसेप्ट्स और लिमिटेड, तो उन्हीं कंसेप्ट्स में से क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट्स में से जब क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, तो वही देखिए, आपको अगर उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा तो आपको एज मिल जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस पेपर से हमें देखिए आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी प्लस मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन आया था, तो वो वाला क्वेश्चन इधर भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और जैसे एसिडिक और बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का और हाइड्रोक्साइड्स का, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो रिपीट हुए, तो मैक्सिमम आपको चीज़ें देखने को जो मिलेंगी वो देखेंगे आपको चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो पहले शिफ्ट हुई होती हैं तो उनकी एनालिसिस वीडियो आपने पक्का देखनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ऐसा ही आपके साथ जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए उनको ऐसे ऐसे करते जाना है, और आईआईटी में आप आसानी से जा सकते हो। अगर आईआईटी में नहीं भी जा सकते तो एनआईटी में आप जा सकते हो। कोई 130 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको आउट ऑफ 300, मतलब 70 प्लस। अगर केमिस्ट्री में हो गए तो 30 नंबर आपने फिजिक्स और मैथ में ले ली तो आपका काम बन सकता है। तो ये वाली चीज़ होगी। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल देखिए कितना आसान है, ये वाला रिपीट हुआ है। जैसे इधर उन्होंने पूछा हुआ कि NaOH क्या है, भाई आपको पता है मेटल का हाइड्रोक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, भाई ये तो आपको पता है, बेसिक है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ तो पता है। बेरिलियम का क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये वाली चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी। एल्यूमिनियम का क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। देन देखिए कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, भाई ये कैल्शियम क्या है, मेटल है। मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, भाई ये भी क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और इधर क्या है, बी, ये देखिए ये चीज़ रिपीट हुई है, BOH3, ये वाली मैंने चीज़ उस दिन भी बताई थी आपको, BOH3। ये क्या था, H3BO3, ये क्या था भाई, बोरिक एसिड था, ठीक है ना। ये मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक बोरिक एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने कर लेना है। मोनोबेसिक एसिड होता है, ये आपका 11th क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, बट ये मैंने आपको जब मैं ऑक्साइड्स आपको करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। उधर मैंने बताया था बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, वो क्या होता है आपका एम्फोटेरिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो सकता था। देखिए कितना आसान सा सवाल है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको आसानी से हो जाएगी, ये वाली चीज़। तो देखिए अगले सवाल को देखिए इधर ये वाला सवाल देखिए, तो ये थोड़ा, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आपने बिजली गुजारनी है कहाँ से, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। जब भी मैंने आप लोगों को बोला था, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड आ जाए तो उधर कहानी किसकी आ जाती है, भाई कैथोड और एनोड की, है ना। कैथोड और एनोड की कहानी आ जाती है। ये हमने बहुत बार चीज़ें कर ली हैं। कब करी थी, जब हम क्लोरीन की प्रेपरेशन कर रहे थे ना, क्लोरीन गैस की प्रेपरेशन करी थी। और एक और तब करी थी हम जब हमने KMnO4 बना रहे थे, कहाँ से, K2MnO4, मतलब पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम पर मैंगनेट बना रहे थे, तब आपने ये चीज़ यूज़ करी थी। तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इतना सा कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता है तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले की बता दी हुई है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ देखिए, अब ये टूटेगा कैसे, H2SO4 है ना, ये टूटेगा कैसे, H2SO4, ये टूट जाएगा किस में, H पॉजिटिव निकल जाएगा और इधर से HSO4 नेगेटिव, तो इसको क्या, बाइसल्फेट आयन होता है, ठीक है ना। तो अभी कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होती है। तो इधर क्या जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है ना इधर, तो इसके पास जाएगा H पॉजिटिव जाएगा। तो इधर होती क्या भाई, होती है इधर रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन, इधर एक और हाइड्रोजन होगा, तो H2 गैस इधर से क्या निकल जाएगी, कहाँ पे, एनोड पे, सॉरी कैथोड पे। और एनोड पे क्या होती है भाई, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास जाएगा नेगेटिव HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव जाएगा ना। HSO4 नेगेटिव जब गया तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर ऑक्सीडेशन होती है, तो आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा HSO4, है ना।
प्लस इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। HSO4 के 2 यूनिट होंगे, HSO4 और HSO4, तो भाई आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा HSO4 और HSO4 क्या बनाइए, इसको जोड़ लीजिए, H2S2O8, H2S2O8, ठीक है ना। ये वाला मैंने आपको एसिड का नाम बताया था आपको, क्या, परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको मैंने मार्शल्स एसिड भी बोला था। तो ये वाली उसकी प्रेपरेशन हो गई, ठीक है ना। ये वाला इधर बना था, ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना। ये देखो इधर लिखा हुआ है HSO4, HSO4, तो ये वाला क्या हो गया, मार्शल्स एसिड हो गया, H2S2O8, H2S2O8, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आराम से हो जाता है ये, थोड़ा दिमाग लगाना है उधर। देखिए ऐसा नहीं होता कि जो आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे वही चीज़ आनी है, बट देखिए मैंने बोला था कंसेप्ट मेन चीज़ होती है। कंसेप्ट जिस बंदे का क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कंसेप्ट की तरफ आपने फोकस करना है, देखिए कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, जो आपको चीज़ें बताऊंगी। देखो सिंपल सी कहानी है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने क्या कि इस कंपाउंड को तोड़ना है, तो टूटेगा कैसे, H पॉजिटिव और HSO4, जब ये टूट गया तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर जाएगा पॉजिटिव, तो उधर क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो बस रिडक्शन करवा दिया। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है ना। देन देखिए क्या आसान सा सवाल है भाई देखिए ये क्या, ऑक्सो एसिड्स, H2, ये वाला H4P2O7, H4P2O5, H4P2O6, ये क्या, H4P2O7, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी क्या नाम था इसका, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5, H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, +6, सॉरी +6 नहीं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर क्या था, ये फॉस्फोरस एसिड था, पायरो फॉस्फोरस एसिड, तो इसका क्या था, +3 था, ठीक है ना। फॉस्फोरस का क्या था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था ना, फॉस्फोरिक का क्या था, +5। बट जब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ना और उधर से पानी निकल जाना, तो इन्होंने ये चीज़ बन जानी। तो बस ये वाला आसान सा क्वेश्चन है भाई, इन्हीं का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बताना था। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है ये, ठीक है ना। ये वाली चीज़। देन देखिए ये वाली चीज़ में भी मैंने आपको बताई थी, मस्टर्ड गैस। मैं जब आपको क्लोरीन का लेक्चर दिखा रहा था, जब मैं उसको यूजेस बता रहा था क्लोरीन के यूजेस, तो मैंने आपको बताई थी एक मस्टर्ड गैस होती थी जो वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ करी गई थी जर्मनी के द्वारा यूज़ करी। ये सारी मैंने कहानी बताई थी और उसका स्ट्रक्चर भी बताया था। मैंने ऐसे बताया था, CH2 इधर क्या होता था, Cl होता था, और इधर भी क्या, CH2 और इधर Cl, ठीक है ना। अगर सिर्फ आपको इतना भी पता होता ना कि उधर मस्टर्ड गैस में क्या होता है भाई, क्लोरीन होता है, देखिए Cl और Cl, क्लोरीन होता है ना, तो आपका काम हो जाता है। इधर देखिए Cl है, इधर Br है, तो ये वाला ऑप्शन ही गलत, इधर ब्रोमीन है, ये भी गलत, आयोडीन भी गलत है। अगर सिर्फ आपको पता होता कि क्लोरीन के यूजेस आपने पढ़ लिए होते, और सिर्फ आपको ये पता होता कि जो आपका मस्टर्ड गैस है उधर क्लोरीन होता है, क्लोरीन के यूजेस बढ़ रहे थे ना, तो उधर आपने मस्टर्ड गैस बनाने के काम आता है, ठीक है ना, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुई थी। तो ये वाली चीज़ तब भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता होता, ठीक है ना। बिकॉज इधर क्लोरीन लगी हुई है ना, ऐसा कंपाउंड देखना था जहाँ पे आपको क्लोरीन लगी हुई है, Cl। ऐसा मैंने क्या बोला, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है उधर, थोड़ा वो नहीं हो जाना, ठीक है ना। उधर दिमाग लगाना है, आपने देखना है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में क्या था, ठीक है ना। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जब मेरे टीचर ने मेरे को क्या बताया था, देखिए मैंने बताया था, ये स्ट्रक्चर भी बताया था, बट आप लोग क्या पता उसको भूल गए हो। तो आपको क्या याद करना था, क्लोरीन के यूजेस में मस्टर्ड गैस भी थी, ठीक है ना, मस्टर्ड गैस बनाने के काम आता था। और देखिए मैंने कैसे कैसे एग्जांपल दी थी, जैसे मैं आपको बोला तभी मैंने इसकी तरफ इतना स्ट्रेस दे रहा था। जैसे मैंने बोला था कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुई थी, हिटलर वगैरह उधर मैंने बोला था, बट हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में आया था। तो ये वाली चीज़ मैंने सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बताई थी, तो आपको इसलिए ये कहानी मैंने इसलिए बताई थी ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आराम से निकल जाता। तो देखिए ये वाला सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ये वाला, तो इनको ऑर्डर बताना है। देखिए अभी देखिए इधर कौन कौन से हैं, एक है मैग्नीशियम है, एक है एल्यूमिनियम है, एक फॉस्फोरस है, एक सल्फर है, ठीक है ना। ऑक्सीजन वो लिख ली, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इसकी क्या होती है, इसकी क्या होगी, नियॉन 3s2, इसकी क्या होगी, नियॉन 3s2 3p1, इसकी क्या होगी, नियॉन, इसकी क्या होगी, मैं आगे वाली लिख रहा हूँ 3s2 3p3, और इधर इसकी क्या होगी 3s2 3p4। तो अभी आपको पता है ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या होगी, इसकी आयोनाइजेशन, ये मैंने उस दिन भी बताया था। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाती है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा इधर, मैग्नीशियम आ जाएगा इधर। तो ये वाला ऑर्डर। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम की कम होगी, मैग्नीशियम की क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज वो स्टेबल है। स्टेबल होगा तो उससे अगर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये वाली चीज़ होगी। देन देखिए इसकी भी क्या है, पी में कितने होते हैं,
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये क्या होगा H p3 जब होता है तो इधर क्या होता है हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन भी क्या होती है ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आराम से निकल जाता। तो इधर क्या फॉस्फोरस कहाँ पे आ जाता भाई, फॉस्फोरस को इधर आ जाता और ये वाला इधर आ जाता, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो ऑर्डर आपका सही वाला ऑर्डर क्या हो गया, ये वाली चीज़ होगी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सल्फर और इधर क्या फॉस्फोरस, ड्यू टू द हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन और इसकी क्या फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन, इसमें क्या 2 ऑर्बिटल है वो क्या स्टेबल है। तो दैट्स वाई स्टेबल चीज़ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो बहुत ज़्यादा दम लगता है। तो ये वाली चीज़, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड है, ठीक है ना। देखिए ये वाला कंसेप्ट उस दिन भी हमने पढ़ा था। देखिए ये वाला कितना आसान सा सवाल है भाई, ये आपका क्या है भाई, ऑक्सी एसिड्स ऑफ द हैलोजेंस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ द हैलोजेंस। तो आपको बताना है भाई, इनके स्ट्रक्चर बताऊंगे, ये मैंने कितने अच्छे से करवाए थे आपको, ठीक है ना, कितने अच्छे से करवाए थे। जब मैंने आपको बताया था ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के क्या स्ट्रक्चर करवाए थे, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई देखिए ये वाले स्ट्रक्चर नहीं करवाए थे मैंने, जैसे हेलस बताया था, हेलिक बताया था, पर हेलिक बताया था, हाइपोहेलस बताया था, हाइपोहेलस बताया था, हेलस बताया था। तो ये वाले स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताए थे, मैंने बताए थे भाई। देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जैसे H, इधर HClO4, तो क्या बन जाएगा, ये O ये हो गया, ये बन गया ना। देखिए CO बॉन्ड कितने हैं HClO4 में, 3 है भाई, 3 है ना इधर। देखिए HClO4 ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा +7, बिकॉज देखिए -2 कितना -6 और इधर OH के ऊपर क्या था -1, तो इधर क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा +7, बिकॉज -2 और -7 और क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ऐसे हो जाएगा ना, x = -7 = 0, x +7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी +7 हो जाएगी। तो आपको सिर्फ बॉन्ड बताने थे, कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे। तो भाई HClO3, तो देखिए Cl 2 इधर लगा दीजिए, 2 इधर लगा दीजिए, एक क्या लोन पेयर पड़ा होगा तो एक क्या OH, तो ये बॉन्ड कितने हो गए भाई, 2 बॉन्ड हो गए। Cl और डबल बॉन्ड O, ये कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से निकल जाता है। HClO2, तो ये वाला भी आपका आसानी से हो जाता, ये वाला, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाता। तो इधर Cl और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, Cl और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना आसान सा सवाल है, ये भी सवाल आपका लड्डू सवाल था भाई, इतना आराम से मतलब फ्री के नंबर थे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसे मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द KMnO4 बताया था। KMnO जैसे उस दिन हमने क्या था K2Cr2O7, ठीक है ना, K2Cr2O7 की करी थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैंने बोला था मोल कंसेप्ट में यूज़ होना है, मतलब K2Cr2O7 यूज़ होना है और मोल कंसेप्ट यूज़ होना है। तो उधर मैंने मोल कंसेप्ट में क्या फॉर्मूला लगाया, N1V1 = N2V2, ये वाली चीज़ बताई थी। और N क्या था, मोलरिटी थी। तो ये वाली चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी। तो वैसे ही सिमिलर सी चीज़, पहले देखिए इधर रिएक्शन कौन सी है, इधर देखिए उस दिन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी यूज़ करी थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की यूज़ करी थी ना। आज इन्होंने किसकी यूज़ करी है, KMnO4, ये क्या पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करी है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये इसकी वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम क्या 10 मिलीलीटर, और ये क्या हुआ है इसकी कंसनट्रेशन दी हुई है, मतलब मोलरिटी दी हुई है 0.05 मोलर। KMnO4 इज टाइट्रेटेड विद ऑक्सैलिक एसिड, ये वाली रिएक्शन तो आपने करी हुई है, KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH और COH, इधर ये वाली चीज़ आपने पढ़ी थी। और इधर क्या बना था, आपका बना था कार्बन डाइऑक्साइड बना था, इधर से क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो इधर मैंने देखिए ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। जब आप लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना, उधर देखना, तो ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी हुई होगी, तभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये वाली रिएक्शन आपने उधर पढ़ी हुई थी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ जब देखिए इसकी क्या दी हुई है, इसकी आपको वॉल्यूम दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है, एन फैक्टर इधर से निकल जाएगा, एन फैक्टर होता है वो निकल जाएगा इधर से, ठीक है ना, एन फैक्टर निकल जाएगा। तो इसका सब कुछ पता लग गया आपको, ठीक है ना, N1 V1 इसका सब कुछ पता लग गया, N2 और V2 ये वाली चीज़ आपने निकालनी है। वॉल्यूम इसकी दे रखी है, ऑक्सैलिक एसिड की वॉल्यूम आपको दे रखी है, तो N2 निकालना पड़ेगा। तो ये वाला आराम से निकल जाता है। मतलब आपको मैंने बोला था कि मोल कंसेप्ट को पढ़ लेना, मोल कंसेप्ट अगर आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं, ये मैं आपको आज चीज़ लिख के देता हूँ, बिकॉज देखिए रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। पहले उधर उन्होंने क्या करा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करा था, इधर इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करा हुआ है। तो देखिए कितना आसान सा सवाल है। तो ये वाला सवाल आपका आराम से निकल जाता है। देखिए इधर N1V1 वो वाला यूज़ हुआ फॉर्मूला, वही ये इसके बराबर जो इसके मोल्स हैं और ये इसके मोल्स हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आंसर आपका मोलरिटी का आंसर आ जाएगा, स्ट्रेंथ आपकी निकल जाएगी, मतलब मोलरिटी इंटू वही मोलर मास। तो ये वाला आंसर हो जाता है, मतलब ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी आपको पता ही नहीं होगा तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ अगर आपने मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी अच्छे से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, अभी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। देखिए इधर हाइब्रिडाइजेशन आपने इसकी नहीं देखी, हाइब्रिडाइजेशन आपने ये वाले इन कंपाउंड्स की नहीं देखी, ये कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना, MnCl4,
ये क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आज आपने टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। आज आपने टॉपिक पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना, और ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों दिखाते हैं। और आगे क्या उन्होंने लिखा, मैग्नेटिक नेचर के बारे में पूछा हुआ है। मैग्नेटिक नेचर, ये वाली चीज़ अभी आपको पता नहीं लगेगी, बट मैग्नेटिक नेचर हमने कल का डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आयन कौन सा है। आयन आपको शायद अभी निकालना इधर से नहीं आया, ठीक है ना, बट फिर भी मैं आपको कोशिश मतलब आयंस की, अगर आपको जैसे मैंने कल डिफरेंट आयंस बताए थे तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे इधर मैंगनीज को मान लीजिए x, क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए ना, क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना -1, 6 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा -6, तो ओवरऑल चार्ज कितना है -3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -3 + 6, तो इधर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3। तो मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना आ गया भाई, मैंगनीज के ऊपर चार्ज आ गया +3। तो मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s2, 3d5 और 4s2, ठीक है ना, 3d5 और 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +3 चार्ज है तो इन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2s से और 1d से, तो क्या बचा 3d4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो भाई ये तो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक से आप इतनी भी चीज़ निकाल दो तो पैरामैग्नेटिक आपका हो गया। पैरामैग्नेटिक जब हो गया, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, 2 में क्या डायमैग्नेटिक दिया हुआ है, तो बस हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना नहीं आएगी, ये हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस करा बिकॉज मैग्नेटिक करेक्टर आपने कल से पढ़ लिया हुआ। मैंने देखिए जो पहले शिफ्ट हुई थी ना 20, 22 और 25 वाली, उधर भी मैग्नेटिक करेक्टर से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना, बट मैंने उधर उस टाइम ये चीज़ हमने नहीं करी थी, तो दैट्स व्हाई मैंने ये डिस्कस नहीं करी। तो इस बार ये आई हुई है तो इसलिए मैं डिस्कस इसको कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये वाली चीज़ आपको पता की, और इसकी वैल्यू क्या थी 4 पॉइंट कुछ वैल्यू थी, 4 पॉइंट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन ना, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि 4 जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आगे पॉइंट लगा दीजिए और आगे कुछ वैल्यू होगी तो वो वाला क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा, ठीक है ना, वो वाला उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली कल चीज़ आपको बताई थी मैंने। तो बस सिमिलर सी ये चीज़। तो इसको देखिए भाई, इसको देखिए, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये गया, ये कहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना। तो भाई देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन ये मैंने बोला अगले चैप्टर में पढ़ना है, बट मैंने इसको किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने बोला हुआ है MnCl6 और -3 और FeCl3 -3 आर पैरामैग्नेटिक विथ 4 and 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको देखते हैं पहले। देखिए इसके ऊपर वो मैंगनीज के ऊपर आपको चार्ज, इस आयन के ऊपर चार्ज निकाल देना है, कितना हो जाएगा। तो मैंगनीज को मान लीजिए x और इधर क्या क्लोरीन, दोबारा से कितना आ जाएगा मैंगनीज +3, ये सेम वही वाला कंपाउंड है, +3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये रिपीट हुआ है, ठीक है ना, मतलब 2 शिफ्ट हुई थी ना, पहली शिफ्ट में ये आया था, दूसरी शिफ्ट में यही आ गया। देखिए कितना आसान सा, देखिए कितना इजी चीज़ है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ FeCl6, आयरन के ऊपर मान लीजिए x और Cl के ऊपर क्या -1 और 6 Cl होंगे तो -6, तो ओवरऑल कितना है -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -3 + 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। तो आयरन के ऊपर क्या आ गया +3। इसका तो आपको पता लग गया कि MnCl6 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अभी देखिए आयरन के ऊपर क्या आ गया +3। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d6 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब इससे निकाल दिए, 2 इधर से 1 इधर से, तो क्या हो जाए 3d5। डी में क्या होता है, डी ऐसे होता है ना, ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो भाई पैरामैग्नेटिक होगा, वैल्यू क्या होगी 5 पॉइंट कुछ होगी, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो इन्होंने लिखा हुआ है MnCl6 इज ऑल्सो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। वही उन्होंने लिखा हुआ 4 इधर होंगे मैंगनीज में, 5 इधर होंगे, तो ये वाला आंसर आपका निकल जाता है, ठीक है ना। अगर कल की वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देख ली होती है, ठीक है ना। तो बट पहले मैंने बोल रहा हूँ, पहले चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये मतलब जो पहले शिफ्ट हुई थी उधर भी क्वेश्चन आए हुए थे इधर से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने कल भी बताया था आपको, ये IIT JEE नीट और मतलब JK बोस में बड़ी बार सवाल पूछे जाता है, और JK बोस भी इधर से सवाल पूछेगा भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। देखिए बॉन्ड ऑर्डर, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर, इनके बीच में डिफरेंस कितना है इज x/2, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। बॉन्ड ऑर्डर देखिए CO, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उधर कितने हो गए, कार्बन का उधर लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर कितने होंगे 8 8 6 कितने हो गए 14 हो गए ना। वैलेंस शेल में इधर देखिए पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इधर कितने होंगे 6 और 2 8, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन जब, और जैसे N2 में क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बस इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3, ठीक है ना। अब इधर देखिए N और O, N के ऊपर कितने, NO पॉजिटिव है, तो N के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और इधर कितने होंगे 8 8 7 15, और एक पॉजिटिव चार्ज है 15 माइनस पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब लूज हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना।
15 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक लूज हो जाए तो 14 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 14 इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई 3। तो अभी देखिए इन्होंने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस कितना है x/2। तो डिफरेंस कितना है भाई 0 आ रहा है ना इनके बीच में, x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बिकॉज उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 0 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आंसर आपका यही है, ठीक है ना, आंसर आपका कितना आ जाएगा 0। तो बस वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0। तो ये वाला आंसर है इसका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। तो ये वाला देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है, O2 के ऊपर क्या है -2 चार्ज, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो मैंने बोला रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही रिपीट हो रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कितने ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका 2 होता है, ठीक है ना। बट इसने -2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है ना। आपको बताना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपने देखा था ना इधर ये ऑर्बिटल होता था, ये ऑर्बिटल नीचे बॉन्डिंग होता था, ऊपर क्या होता था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको बताना है ये वाले बॉन्डिंग जो है, जैसे इधर 1s का होगा 1s बॉन्डिंग, फिर 2s बॉन्डिंग, फिर 2pz 2px, वो वाले उन बॉन्डिंग में कितने और वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, वो वाले बताना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ये क्या बॉन्डिंग, जिसमें स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये क्या हो गया बॉन्डिंग। फिर क्या होता है सिग्मा 2pz उसके ऊपर 2 पाई 2px और 2 इनकी एनर्जी क्या होती है बराबर होती है। तो ये वाले बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। ये वाले क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए। तो इधर देख लीजिए कितने 2 और 2 4 और 2 6 और इधर कितने 6 2 8 और 2 10। तो ये वाला 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में, ठीक है ना। तो बस यही इसका आंसर था। तो बस इतनी सी बात है। देखिए आपको अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये सारी की सारी चीज़ें कर ली। देखिए शेप्स के सवाल उन्होंने पहली शिफ्ट में पूछ लिए, बट उसके बाद उन्होंने शेप्स को तरफ नहीं देखा, बिकॉज उनको पता है कि स्टूडेंट सब शेप करके जाएगा। तो दैट्स व्हाई उन्होंने शेप से नहीं पूछा, तो कहाँ से पूछ ले भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ओके, तो ये वाली चीज़ थी, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो अब जो कंसेप्ट होता है कंसेप्ट को पहले अच्छे से सीखिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स लगाइए, तो आपका काम इजीली बन जाएगा। थैंक यू।